स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगावकर और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेंस 100 की डिस्कशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं आपके साथ कंटिन्यूसली रहूंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपने पहला क्लास ज़रूर देखा होगा। नॉर्मली जब मेरा पहला लेक्चर, पहला क्लास होता है तो कई सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले क्लास में आप ज़्यादा पढ़ाते नहीं हो, आप अप्रोच ही बताते हो। तो दैट इज़ समथिंग विच आई फॉलो इन जनरल। तो पहले एक अप्रोच, एक सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, एक रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑफ कोर्स देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में वो लेवल की इंटरेक्शन नहीं होती है और उसके ऊपर सिंस आई एम नॉट कंडक्टिंग लाइव क्लासेस एज ऑफ नाउ, लाइव क्लासेस बड़ी जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी @RahulSai222 पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो चलिए आज हमारी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था हमारा अप्रोच या फिर एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज हमारा एजेंडा ऑफ द डे होगा जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल, राइट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल और उसके बाद हम लोग जंप इन करेंगे इन द डोमेन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। अब यहाँ पे मेरा एक अजम्पशन है, आपसे अजम्पशन ये है क्योंकि दिस इज अ प्रिपरेशन और द डिस्कशन गोइंग फॉर मेंस कि आपके पास ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023-2024 के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें होंगी जो आपको लगा कि आपके सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेस बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे आप बेस बिल्डअप करोगे देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट अ लॉट हियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा फोकस रहेगा आंसर राइटिंग के ऊपर, आंसर राइटिंग टॉपिक्स के ऊपर। आंसर राइटिंग में आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और यहाँ पे टॉपिक वाइज थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अब ये जो टॉपिक्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, स्टेम सेल रिसर्च, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये पढ़कर आपको लग रहा होगा यार ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप इसको सुनोगे इट विल बी रिविजन ऑफ अ काइंड फॉर यू। उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको साथ में डिस्कशन के दौरान ही बताता रहूँगा, राइट। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल, ये डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी होगा। अब ये क्यों, देखिए यहाँ पे हम लोग इन जनरल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले डिस्कशन में, अगर हम लोग पिछले 6 सालों का डेटा देखें, कुछ सवाल है जैसे बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस दिशा में जा रही है और उसकी एप्लीकेशन क्या है स्पेशली फॉर पुअर पीपल। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हाउ कैन इट इम्प्रूव योर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा क्यों होती है हमारे देश में, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन या फिर उससे बेनिफिट क्या मिला है इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। इसके अलावा स्टेम सेल रिसर्च के ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी जैसे स्टेम सेल रिसर्च हो गया, फिर दूसरे टॉपिक्स जिसके ऊपर सवाल आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको कुछ सजेस्टेड रीडिंग या फिर कुछ सजेस्टेड चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ से और भी सवाल उठ सकते हैं। तो डिस्कशन के अंत का बने रहिएगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर इन डिटेल। तो मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि कई सालों से उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो सिंस यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कभी भी किसी चीज़ पे भी सवाल आ सकते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देख ज़रूर लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा, राइट। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली टेक्नोलॉजी जहां पे हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप सम, यानी कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और टू ऑब्टेन और प्रोड्यूस समथिंग। अब इस सिंपलेस्ट डेफिनेशन से आपको एक चीज समझनी है, दूध से जो दही बनता है वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनने के लिए यीस्ट की ज़रूरत होती है। अब आप दूध गर्म करके रखो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो दही बन जाएगा, नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा दही आप दूध में मिला दोगे लूक वार्म वाटर में, अगले दिन सुबह आप देखोगे तो वो दही बन जाएगा। इट इज़ नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में। तब
अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल थोड़ी ही, बिल्कुल ये सिंपल नहीं है। जैसे मिल्क टू कर्ड इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजिकल फिनोमेना ओनली, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एज अ डोमेन, बायोटेक्नोलॉजी एज एन आइडिया ऑफ स्टडी 1970s 1980s से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप हो चुकी है। स्पेशली जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग आया है, जहाँ पे आप जीन्स के साथ छेड़खानी करते हो, जीन्स के साथ कुछ चीज़ें बदलते हो, जहाँ पे जेनेटिक ट्रेट्स ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से लेकर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 1970s 80s और 21st सेंचुरी में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। नए नए तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, यानी कि जीन थेरेपी आ चुकी है, स्टेम सेल थेरेपी आ चुकी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, क्लोनिंग हो चुकी है, बायो रेमेडिएशन के टेक्निक्स आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी हो चुकी है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं। अब आपको ये लग रहा होगा सर आपने मुझे ये बताया क्यों, आई ऑलरेडी नो दिस थिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पर्सपेक्टिव। देखिए, जब भी आप एक आंसर लिखोगे, यू डू नो यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर में अगर आंसर होगा तो काफ़ी बढ़िया होता है। सबसे पहली चीज़ होती है आपके आंसर राइटिंग में, वो है इंट्रोडक्शन। और कई बार मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स का ये हो जाता है कि सर वो शुरू करना ही मुझसे बहुत मुश्किल हो जाती है। अब इसीलिए कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर आप अच्छे से शुरुआत करोगे, आप थोड़ा सा सोचोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, 30 सेकेंड टू 1 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा कि मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ, ये इंट्रोड्यूस करूँगा, ये मेरा बॉडी रहेगा, बॉडी में कुछ अगर 4-5 पॉइंट भी आपको मिल जाए तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखते लिखते 6-7 मिनट में आपको और भी कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, एंड दैट वुड बी माई कंक्लूजन। यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी या फिर द कोर कंटेंट, जहाँ पे आप एड्रेस करोगे सवाल, जो सवाल पूछा है उसी को एड्रेस करना है, और इवेंचुअली एक छोटा सा आपको कंक्लूजन भी देना है, यानी कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स या फिर सम सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड। अब इंट्रोडक्शन में कई बार एक दिक्कत हो जाती है कैसे शुरू करें, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर बायोटेक्नोलॉजी जुड़ा सवाल आ गया, देयर इज वन ईजी वे टू स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन इट्स। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो सकती है, जहाँ पे आप मिल्क से कर्ड बना रहे हो, लेकिन 21st सेंचुरी में बहुत सारी नई चीज़ें बन चुकी हैं। ऑलराइट, तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली स्टेम सेल रिसर्च पे बात करने वाला है। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल रिसर्च पे सवाल है, स्टार्ट ऑफ विद बायोटेक्नोलॉजी, देन स्लोली टेल दैट इन 21st सेंचुरी इट हैज इवॉल्व्ड, एंड देन स्टेम सेल रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग रिसर्च फील्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कुछ इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो, जस्ट एन आइडिया, राइट, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं है, मुझे इतना सिंपल शुरुआत नहीं करना है, ऑल्दो आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी ऑलवेज, बहुत ही सिंपल चीज़ों से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि दैट हेल्प्स अ लॉट इन योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। अगर नहीं और भी डेटा चाहिए तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की इंडिया में क्या पोटेंशियल है, अगर हम लोग बात करें बायोटेक सेक्टर, इन द लास्ट 5 to 6 ईयर इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। 2025 तक ये कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, उसकी वैल्यूएशन होगी अबाउट 150 बिलियन। अभी फिलहाल इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा बायोटेक कंपनीज है, जिसमें से 4000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। मोर देन 4000 स्टार्टअप्स यानी पिछले 7 साल, अभी तो पिछले 10 सालों में जो कंपनी आई है स्टार्टअप्स कंपनीज, राइट, स्टार्टअप का डेफिनेशन भी दो। इसके अलावा 760 कोर कंपनीज ऑलरेडी हैं, और जिस तरह से ये सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो 2024 तक 2025 तक तो 150 बिलियन इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यहाँ पे कंपनीज हो सकती है। इट इज़ गोइंग टू क्रॉस 10,000। इसके अलावा इंडिया में 665 FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं इन यूएस। इसके अलावा आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल नो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा होता है। वैक्सीन्स डेवलप करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर किसी समझ लीजिए प्लांट से, किसी एनिमल से कोई एक ट्रेट है, जेनेटिक ट्रेट, उसको लेंगे, उसके साथ टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद वैक्सीन डेवलप करनी है, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर बीइंग डेवलप्ड। BT कॉटन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बैसिलस thuringiensis, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये भी काफ़ी डेवलपमेंट फेज में है, राइट। तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी बूमिंग है इंडिया में। क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है? बिकॉज इट इज़ अ सेक्टर विच हैज़ वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इनफैक्ट पिछले 20 सालों से इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि बायोकॉन हो गया, ह्यूज कंपनीज आर ऑलरेडी देयर इन इंडिया विच आर वर्किंग, एंड
आने वाले कुछ सालों में 10,000 तक स्टार्टअप्स हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी की, राइट। इसके अलावा आप इन चीज़ों के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर सवाल आ गया आपका मेडिसिन से, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द हेल्थ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हेल्थ ब्रांच में आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ रिसर्च चल रही है। या फिर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, अगर एग्री से जुड़ा हुआ सवाल आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी से फार्मर्स को क्या फ़ायदा मिल सकता है, राइट। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है स्पेसिफिकली, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो सब हेडिंग है या फिर उसका एक सब डिवीजन है, वहाँ पे उसको एग्री ब्रांच भी कहा जाता है। या फिर वाइट बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे इंडस्ट्रियल ब्रांच माना जाता है इसको। येलो बायोटेक्नोलॉजी फूड इंडस्ट्री से। सब सवाल आ गया बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो येलो बायोटेक्नोलॉजी की आप शुरुआत कर सकते हो। या फिर ब्लू बायोटेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टेड टू मरीन, विच इज बेसिकली द मरीन ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है एनवायरमेंट इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टेड टू इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़े हुए कुछ चीज़ आ गई, तो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर वो आएंगे जहाँ पे आप जो बायो इन्फॉर्मेशन विच इज़ दी इंफॉर्मेशन ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। ये चीज़ें ऑल्दो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पता है, बट अगेन दीज जस्ट गिव यू मल्टीट्यूड ऑफ आइडियाज़, ताकि आप आंसर की शुरुआत करें। कैसे करें? बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देके कर सकते हो, सेक्टर के बारे में बता सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ आ गई जहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में बता सकते हो, विच शोज योर नॉलेज लेवल, राइट। क्योंकि देखिए एक ऑर्डिनरी आंसर में या फिर एक मीडियोकर आंसर और एक गुड आंसर में अंतर क्या होता है? अंतर है स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो भी आप चीज़ बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2025 तक $150 बिलियन तक बायो टेक्नोलॉजी का सेक्टर बढ़ सकता है। अब एक नॉर्मल आंसर में रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, बट दैट ग्रेट पोटेंशियल हाउ मच इज मिसिंग, दैट स्पेसिफिसिटी इज मिसिंग। तो आपको कोशिश करना है कि आपके आंसर में जितना हो सके उतना आप स्पेसिफिसिटी लाएं। अब स्पेसिफिसिटी कैसे ला सकते हो? नंबर्स दीजिएगा, डेटा दीजिएगा। पॉलिटी में आप केसेस की बात करते हो, कमीशंस की बात करते हो, सेकेंड ARC की बात करते हो, इकोनॉमिक्स में आप अलग अलग रिपोर्ट्स की बात करते हो, अलग अलग डेटा की बात करते हो। तो इसीलिए आपके पास कुछ रेडीमेड डेटा होना चाहिए फॉर आंसर राइटिंग, और यही मैं आपको दे रहा हूँ शुरुआत में बायोटेक्नोलॉजी के आंसर्स को आपको कैसी शुरुआत करना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज द बिगिनिंग पार्ट व्हाट एग्जैक्टली इज बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन तो बहुत सारे वेरिएड है यहाँ पे। तो देखिए ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर में आपको मिल ही जाएगा, थेरापेटिक्स डायग्नोस्टिक में मिलेगा। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे डायग्नोस्टिक में मिलेगा। कोई टेस्ट है, जैसे अब HIV एड्स की टेस्ट है, कैसे करोगे आप, राइट। इट इज ELISA टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ELISA टेस्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी हो गई, स्टेम सेल रिसर्च हो गया, आपके अलग अलग इसके भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है। तो इसके अंदर तो हम लोग थोड़ा सा डीपली चलेंगे, क्योंकि इस पर आधारित सवाल भी आते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में आप काम कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसकी एप्लीकेशन है, एनवायरनमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोफ्यूल्स, हर जगह पे आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मिलेगा। और कई बार स्पेसिफिकली आपको सवाल भी आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस इन अ स्पेसिफिक सेक्टर। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि समझ लीजिए सवाल आ गया बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। अब जैसे स्टेटमेंट आया था, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द मोस्ट अपकमिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग में इसका पोटेंशियल क्या है और क्या हम लोग और कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन ब्रिंग। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यार दूध से दही बनाना है, दैट इज नॉट बायोटेक्नोलॉजी। सो प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ मेनी फूड्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल लोगे, उसको आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस कैसे कर रहे हो? बाय यूज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिक सिस्टम। आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करोगे, कोई फंगाई हो गया या फिर समझ लीजिए बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वट एवर इट इज़, यू आर यूजिंग इट। से ब्रेड में इस्तेमाल करते हो, चीज़ बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए यू यूज़ माइक्रोब्स, बियर बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करते हो क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर फर्मेंटेशन, फॉर बायो एंजाइम्स एट्सेट्रा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी। अब देखिए कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई भी खाना है, उस खाने की शेल्फ लाइफ होती है। अब शेल्फ लाइफ कितनी होती है?
फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस फूड है, उसके ऊपर आपको लिखेगा बेस्ट बिफोर 8 days, बेस्ट बिफोर 10 days। अब मुझे ये करना है कि एक्सपोर्ट करनी है चीज़, आई वॉन्ट टू सेंड इट फ्रॉम इंडिया टू सम अदर प्लेस, उसकी कम से कम शेल्फ लाइफ होनी चाहिए 30 दिन, ताकि मैं उसको एक्सपोर्ट करूँ। यहाँ से समझ लीजिए जाना है सदर्न अफ्रीकन रीजन में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते होते 10 दिन लग जाते हैं, तो कैसे भेजोगे आप? उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाओगे। तो शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाओगे? बायोटेक्निकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करके, जहाँ पे आप उसका टेक्सचर बदलोगे, एडिबिलिटी के फीचर्स बदलोगे, स्टोरेज के फीचर्स आप उसके एनहांस करोगे यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स। इसके अलावा आजकल कुछ इस तरह के सेंसर्स आ चुके हैं, बायोसेंसर्स या फिर बायोमार्कर्स, जहाँ पे फूड कंटैमिनेशन टेस्टिंग होती है फूड के अंदर बिना कुछ, यानी कि समझ लीजिए फूड प्रोडक्ट है, मैंने भेजा है, मैंने प्रोड्यूस किया, बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया, उसके ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगा दिए, जो पैकिंग होती है वो सारी पैकिंग कर दी और अपने भेज दिया। अब जिस देश में भेजा है उनको टेस्ट करना है, अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो भैया मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, द मनी विल बी लॉस्ट। सो देयर आर नाउ बायोसेंसर्स, बायोमार्कर्स, अदर इक्विपमेंट, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि फूड कंटेमिनेटेड है या नहीं। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलपमेंट तो है ही है, इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन, आजकल आपने देखा होगा फोर्टिफाइड फूड, यानी कि चावल है जिसमें ऑलरेडी आपके न्यूट्रिएंट्स मिले हुए, गेहूं है उसमें न्यूट्रिएंट्स मिले हुए। तो इंप्रूविंग फूड न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डन इन दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंप्रूव्ड यील्ड। अब ये यील्ड कैसे? देखिए अगर एक बॉविन एनिमल है, जैसे बॉविन एनिमल गाय है, भैंस है, अगर दूध दे रही है तो उसके लिए इंड्यूस्ड हार्मोन जैसे कि बोविन सोमैटोट्रोपिन है, जिससे मिल्क इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ज़्यादा मिल्क आ सके, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी अंडर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस अंडर फूड प्रोसेसिंग। अब ऐसा ही सवाल आ गया जहाँ पे पूछा एग्रीकल्चर में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स सबसे पहला एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। वी नो अबाउट दी बीटी कॉटन, वी नो अबाउट बीटी ब्रिंजल, वी नो अबाउट बीटी मस्टर्ड। ऑल्दो इंडिया में अभी बीटी ब्रिंजल बीटी मस्टर्ड नहीं है, लेकिन बीटी कॉटन तो आ चुका है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो है ही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड सीड्स बना सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम लोग बना सकते हैं, या फिर बायो फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं। ऑलरेडी देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम बताते हैं, हाई नाइट्रोजन लेवल की प्रॉब्लम बताते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में हम लोग चीज़ें बताते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स डेवलप कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब बायो पेस्टिसाइड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जीएम क्रॉप बना देंगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अल्टीमेटली वी कैन डेवलप सम सॉर्ट ऑफ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप करंट के एग्जाम्पल्स, रिसेंट के एग्जाम्पल्स और भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। अब इसी तरह का एक और सवाल आ गया कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट कैसे मिला है बायोफार्मा इंडस्ट्री को या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री को? बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले बीमारी है, मुझे बीमारी कैसे पता चले? बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस से ही। अब आपने कोविड-19 में तो देखा होगा, कोविड-19 में इतना बज़ वर्ड था यार, बज़ वर्ड वॉज RT-PCR। अब ये RT-PCR है क्या? RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR टेस्ट से क्या किया जाता है? RT-PCR टेस्ट से देखा जाता है कि आपके बॉडी में जो सैंपल आपका लिया हुआ है ना, थ्रोट से आपका नेजल स्वैब जो सैंपल लिया हुआ है, उसमें वायरस की आइडेंटिफिकेशन करेंगे बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वहाँ पे देखा जाए क्या है कोविड वायरस ही है। इससे पहले RT-PCR से पहले एक और टेस्ट हुआ करते जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वायरसेस को ढूंढ निकाला था, राइट। तो पहले जब कोविड-19 का लोड बहुत ज़्यादा था तो क्या करते थे कि इस वायरस के ग्रुप में से अगर देखेंगे कि अगर आपका पहले टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो तब जाके RT-PCR करेंगे, राइट। आई एम क्वाइट श्योर कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, राइट। सो डायग्नोसिस में हो गया, ट्रीटमेंट में हो गया। ट्रीटमेंट कैसे? वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डेवलप करेंगे, जीन थेरेपी में इस्तेमाल होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपकी स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल रिसर्च में इसको इस्तेमाल किया था। या फिर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बना सकते हो जिससे आप उनके ऑर्गन्स ले सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे एथिकल सवाल ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जीन क्लोनिंग करके ऑर्गन हार्वेस्टिंग इनफैक्ट कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इसके बारे में अंत में आपको बताऊंगा मैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन कुछ दिनों पहले खबर आई थी, इनफैक्ट कुछ सालों से ये चीज़ें चल रही, जहाँ पे पिग्स हार्ट, एक पिग का जो हृदय था उसको हटाया गया और उसको ह्यूमन बॉडी में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब an organ from some other animal incorporated into
ह्यूमन बॉडी, और दैट बॉडी डिड सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज, बट इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके अलावा जीएम मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा, जीएम मॉस्किटो। अब जीएम मॉस्किटो क्या है, मच्छरों का तो बहुत प्रकोप है यार, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, इनफर्टाइल मॉस्किटोज, यानी कि दोज विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उस तरह के मॉस्किटोज अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह का सिनारियो होगा वेयर मॉस्किटोज विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस और इवेंचुअली मॉस्किटोज खत्म हो जाएगी। इस तरह की टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन सम प्लेसेस इन अफ्रीका, बट ये बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन या फिर बायोफार्मा इस तरह की चीज़ों पे अभी डेवलपमेंट चल रही है, अभी रिसर्च चल रहा है। इसके अलावा अगर सवाल उठ गया बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरमेंटल कोई एप्लीकेशन है क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, राइट, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन अबेटमेंट में, इस इन तरह की चीज़ों में कहीं है क्या? बिल्कुल है। जैसे बायोमार्कर्स, मैंने आपको बताया बायोमार्कर क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर कितना है हवा में ये बता देगा। बायोमार्कर सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपको बता देंगे कि इतनी मात्रा में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आप गेज कर सकते हो कि PM 2.5 ज़्यादा है या फिर PM 10 ज़्यादा है। इसके अलावा बायोफ्यूल्स आपको पता ही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरनमेंट से केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा बायो सेंसर्स है, एनालिटिकल डिवाइसेस है जो बायोलॉजिकल मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करके बनाए गए हैं, जिससे कि हम लोग एनवायरमेंटल रिलेटेड इंडिकेटर्स को असेस कर सकते हैं। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बायो रेमेडिएशन तो अभी ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है बहुत जगह पे। बायो रेमेडिएशन मतलब वेस्ट है, अब वेस्ट ट्रीटमेंट में पानी है, सीवेज वेस्ट है या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बायोडिग्रेडेशन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आजकल तो कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी खबरें आ चुकी थी जो प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर देंगे। ऑल्दो रिसर्च चल रही है, बट ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई फंगस होगा या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। उसका प्लांट अगर आप उसके इनकॉर्पोरेट कर दो, फंगस हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो वेस्ट के ऊपर आप इनकॉर्पोरेट कर दो और एनारोबिक कंडीशन आप वहाँ पे दे दीजिएगा, तो उस वेस्ट को वो कम्प्लीटली डिग्रेड कर देंगे। अब वेस्ट डिग्रेड हो गया मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन क्या है स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फार्मर्स की कैसे मदद मिलेगी। अब एग्रीकल्चर में जो हम लोगों ने बातें की उससे फार्मर्स को भी वही मदद मिलेगी, राइट। अब स्पेसिफिकली पुअर फार्मर्स के लिए क्या होगा, आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर समझ लीजिए आप बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड या फिर GM क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, रेजिस्टेंट क्रॉप रहेगा, आपको इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, इससे आपको ज़रूर फायदे मिलेंगे, राइट। तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल अगर एक सवाल आ जाए, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट है, पोटेंशियल है, लेकिन क्या है ब्रॉड बेस्ड चैलेंजेस। ऑल्दो मैंने आपसे ये कहा कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की वैल्यूएशन, कंपनीज जो है उसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है $150 बिलियन बाय 2025, बट इट कुड हैव बीन $500 बिलियन। ये क्यों नहीं हुआ है? व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस? देखिए, इंडिया में इन जनरल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं कहूँगा नॉट जस्ट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये R&D से जुड़ा हुआ सेक्टर है। इंडिया में इन जनरल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ R&D, वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन R&D इन इंडिया, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन बायोटेक्नोलॉजी। जो आपका R&D के लिए शेयर आता है, इट इज़ लेस देन 1%, if I'm not wrong, approximately 0.65% of GDP cost it goes towards this। बहुत ही कम कॉस्ट यहाँ पे जाता है, इसीलिए ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में नहीं हो रहा है। ऑल्दो कंपनीज डेवलप हो रही है, बट यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट ही कम है तो सेक्टर कैसे ग्रो होगा? अगर सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दे आर लेस लुक्रेटिव इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ये। IT सेक्टर की तरफ थोड़ा सा बायस ज़रूर है, ये हम जानते हैं। IT सेक्टर में सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बायोटेक्नोलॉजी से कई सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने BTech बायोटेक्नोलॉजी में किया, BE बायोटेक्नोलॉजी में किया, उसके बाद इवेंचुअली दे टर्न इनटू सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो लोग काम करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ये हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नॉन लुक्रेटिव सेक्टर है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थोड़ी सी कम है। इसके अलावा वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इंडिया में, ये हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इन जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। जैसे हम लोग अगर बात करें इंजीनियरिंग हो, या तो आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे या फिर मेडिकल में चले जाएंगे, राइट। दो ही चीज़ें हैं।
या अगर यार बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर सुना होगा, 3 इडियट्स बेचीज, राइट। मैं बहुत सारी फिल्मों के एग्जाम्पल देता रहता हूँ, बट ये बायास हो चुका है। पीपल डू नॉट थिंक अबाउट अदर सेक्टर। जैसे अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ ही एक स्टिग्मा है सोसाइटी, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आर&डी की तरफ हमारा एक एटीट्यूड ही नहीं है, सोसाइटी का एटीट्यूड, सोसाइटी का बिहेवियर उस तरफ नहीं है कि आर&डी इन बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, यार इन जनरल आर&डी को प्रमोट करें। वाई? अगेन लैक ऑफ दैट लुक्रेटिव ऑप्शंस। इसके अलावा एडवर्स ओपिनियन है टुवर्ड्स दी जीएम क्रॉप्स। इसीलिए देखिए, बीटी कॉटन को आए हुए तो अप्रॉक्सीमेटली 20 साल हो गए होंगे। बीटी कॉटन ऑलरेडी इंडिया में है, लेकिन दूसरे कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में आए हैं? बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल मिली थी, बीटी मस्टर्ड को अप्रूवल मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इवेंचुअली ये चीज़ें नहीं आई। इसके अलावा आईपीआर के चैलेंजेस भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चैलेंजेस है, क्योंकि आर&डी सेक्टर है तो डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्होंने पेटेंट बना दिए, तो अगर आपको यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है तो आईपीआर चैलेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दीज आर द जेनेरिक चैलेंजेस फॉर इंडिया इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी जनरली सवाल बन सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉस्पेक्ट तो है ही, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है या फिर उनकी चैलेंजेस क्या है। अब चैलेंजेस तो है, इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए। यहाँ पे मैं आपको कुछ रीसेंट टाइम्स की इनिशिएटिव्स ही बता रहा हूँ, राइट, न्यू इनिशिएटिव्स। जून 9, 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे थे। यहाँ पे इन्होंने इस एक्सपो में भाग लिया, कई सारे बायोटेक बेस्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस किया गया। इसके अलावा इस साल के बजट में फरवरी 2022 में जो बजट आया उसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रति 2581 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया फॉर न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने फंड किया है बायोमोनेटा, एक स्टार्टअप है विच इज़ वर्किंग टुवर्ड्स एयर डिकंटामिनेशन। हवा में अगर कोविड-19 वायरस है तो उसको भी वो खत्म कर सकते हैं, कुछ इस तरह का एक स्टार्टअप आ रहा है जो डेवलप कर रहा है ये चीज़। इसके अलावा जो हमारे एंशिएंट साइंसेज, जैसे कि देयर इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है समथिंग कॉल्ड एज अरीवू। अब अरीवू एक इनिशिएटिव है जहाँ पे ये मोटिवेट करना चाहते हैं एकेडमिक्स को, इंडस्ट्री को, ताकि वो रिसर्च करें, इंडस्ट्री लेवल बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ऑलरेडी अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन चल रहा है विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इसका पर्पज है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करे, एंटी बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है उसको रोके, जो भी डिजीजेस आ रहे हैं उसके प्रति हम लोग दूसरे वैक्सीन्स, मेडिसिन बनाएं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च वन हेल्थ कंसोर्टियम, जहाँ पे वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शन जो आते हैं उससे लड़ने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। और बायरैक, आपको ध्यान रखना है, बायरैक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है ऑलरेडी विच इज़ अंडर डीबीटी, विच इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल विंग जो बायोटेक से जुड़े हुए आर&डी को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आ चुकी है। फरवरी 2022 में बायरैक ने बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इनवाइट भेजा था। इसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, बायोनेस बायो इंक्यूबेटर, बायरैक ग्रांट मिली हेम्प स्ट्रीट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। रीसेंट टाइम्स के इनिशिएटिव्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जितना रीसेंट आप एग्जाम्पल्स दो, जितना रीसेंट आप चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करो, आपके आंसर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ऑल्दो ओल्डन एग्जाम्पल्स कैन ऑल्सो हेल्प, बट अगेन कीप एन आई ऑन रीसेंट एग्जाम्पल्स। तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे आपको इनिशिएटिव्स बता रहा हूँ। तो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन द जनरल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन कैसे करना है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है, क्या ब्रॉड बेस्ड चैलेंजेस है बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 2023 हो, 24 हो, ध्यान रखिएगा हमारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 1 अगस्त 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप एडमिशन अभी भी करा सकते हो टिल 8 अगस्त 2022। ये पूरा जो कोर्स है आपको लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस एंड प्रीलिम्स मिलेगा। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको
प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यहाँ पे प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन होगी, मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, ये सब कुछ आपको मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। लेकिन आपको एक ही काम करना है, आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, RAHUL लाइव, व्हेन यू चेक आउट, गो टू आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पे रिमेंबर ओनली टिल 8th August you can enroll and admissions are closing very fast, limited number of seats are available, so do enroll as soon as possible। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आप जीन्स के साथ कुछ बदलाव कर रहे हो। अब ये जीन क्या होता है, आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो जीन, वी नो दैट इन एवरी सेल, अगर ये सेल है, सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोमल सेट्स मिलेंगे, क्रोमोसोम के अंदर यानी कि इंसान के क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, राइट, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जीनोम। अब देखिए ह्यूमंस का डीएनए एक अलग तरह का होता है, यानी कि उसकी कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अपोजेबल थंब में इतनी उंगलियां है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डीएनए में मिलेगी। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड, जहां पे आपको ATGC यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के आपको सीक्वेंसेस मिलेंगे, और जो भी सीक्वेंसेस रहेंगे, अब जो आपका सीक्वेंस रहेगा ATGC, ATTT, जो भी आपका सीक्वेंस है, ईच सीक्वेंस इट डिफाइंस योर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर समझ लीजिए दिस इज द डीएनए, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप, समझ लीजिए दिस इज द डीएनए, राइट। अब डीएनए में यहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे आपने ATTCG कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस की वजह से मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट आया जहाँ पे मेरी हाइट कम है, इमेजिन कीजिए दिस इज द ट्रेट जिसकी वजह से मेरा हाइट कम है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन को, इस पर्टिकुलर ट्रेट को डीएनए में से अगर आप काट दोगे और यहाँ पे आप जीन म्यूटेशन लाओगे, यानी कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली इस तरह का जीन लाइए या फिर किसी दूसरे इंसान से, दूसरे ह्यूमन से जिसकी हाइट ज़्यादा है, जो टॉल है, उस जीन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, सो हाइट आपकी बढ़ सकती है, राइट। सो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है आप जीन में कुछ बदलाव ला रहे हो, जहाँ पे आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हो। इससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जहाँ पे आपको नई तरह की बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एंजाइम्स आ चुके हैं, जो स्पेसिफिकली अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर जीन को भी कट कर सकते हो, राइट। कुछ इस तरह की चीज़ें आ चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बात करें, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे आप दो हाइब्रिड्स को, दो प्लांट्स को मिला दीजिए, जैसे रेड रोज है और वाइट रोज है, दोनों को मिला दीजिए, पिंक रोज आएगा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जीन्स के साथ बदलाव करोगे, और इसके आपको न्यूमरस एप्लीकेशन मिल चुके हैं, न्यूमरस एप्लीकेशन, बिकॉज सिंस 1970s 1980s इतना ज़्यादा इस फील्ड में इंटरेस्ट आ चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी के इस फील्ड में, जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी कि जीन्स में कुछ बदलाव ला रहे हैं, डिज़ायरेबल जीन्स लाएंगे। ऑल्दो ह्यूमंस के साथ एक्सपेरिमेंट काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ, दूसरे एनिमल के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे आ चुके हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जीन क्लोनिंग कर सकते हो। सवाल आ सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जीन ट्रांसफ़र, अभी तो इंट्रास्पीशी जीन ट्रांसफर भी एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। स्टेम सेल थेरेपी, हम लोग बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में, क्या होता है स्टेम सेल थेरेपी, या फिर जीन मैथमेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोफिजिक्स, नंबर्स के साथ। देखिए एक जीनोम, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन का जो डीएनए रहेगा, उस डीएनए में कितने ट्रेट्स होंगे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि ऑल आर होमो सेपियंस। अब देखिए अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करें, इंडिया में जो लोग मिलते हैं उनके कुछ सर्टन ट्रेट, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। आईब्रोज कुछ इस तरह होंगे, बाल कुछ इस तरह होंगे। आपको इंडिया में ज़्यादा ब्लॉन्ड लोग नहीं मिलेंगे, यू नॉट फाइंड ब्लॉन्ड्स। सो ब्लॉन्ड्स आर मोर कॉमन इन अदर कंट्रीज, जहाँ पे अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ, कलर इज डिफरेंट। तो कलर, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज अ ट्रेट, एंड द ट्रेट कनेक्ट्स टू योर जीन, राइट। वो स्पेसिफिक जीन, वो स्पेसिफिक ट्रेट, जिसके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 1970s 1980s में काफ़ी ज़्यादा हो चुके, ये सारे एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से नए तरह के वैक्सीन बन सकते हैं, नई तरह के आइडियाज आ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एक डीएनए है जहाँ पे
जो डीएनए रहेगा उस डीएनए में से आप स्पेसिफिक चीज कट करोगे और दूसरी चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आर रिमूव्ड एंड इंटरेस्टेड ऑफ, या फिर जो हमारे लिए काफ़ी उपयोग वाली चीज़ है, उपयोग वाली जीन से उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे जहाँ पे वो चीज़ें हम लोग कॉपी कर सकते हैं, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करोगे। कभी कभार सवाल ऐसे आ जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसका इस्तेमाल कहाँ पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल हर जगह पे, देखिए जीन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इन स्टेम सेल थेरेपी वी यूज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जहाँ पे डीएनए में से स्ट्रैंड को आइसोलेट करेंगे, उस चीज़ को कट करेंगे, उस जीन को रिकॉग्नाइज साइट पे। उसके लिए एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि एक जगह आपने डीएनए में कट लगाया, जो डिजायर्ड डीएनए है उसमें से भी डीएनए को कट लगाया, उसको एम्पलीफाई किया, उसकी अलग अलग कॉपीज की, और उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया ओरिजिनल डीएनए में। ओरिजिनल डीएनए में उसको कहते हैं लिगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे एंजाइम लाइगेज इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका स्पेसिफिक डीएनए का जो सीक्वेंस रहेगा उसको जोड़ने के लिए, और अल्टीमेटली जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको वापस आप इंसर्ट कर दोगे, राइट, वापस आपके न्यूक्लियस में थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, और इन दी होस्ट सेल यू इनकॉर्पोरेट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाया यहाँ पे, बट दिस इज जनरल प्रोसेस, कभी कभार इसके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि वैक्सीन, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, नए नए डीएनए वैक्सीन आ चुके हैं, हॉर्मोन्स हम लोग बना सकते हैं, एंटीबॉडीज, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स आ चुकी हैं, डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जहाँ पे आप जो पीसीआर रिएक्शंस आपको बताया, आरटीपीसीआर रिएक्शंस आपको बताया, जीन थेरेपी में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, थोड़ी देर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बात करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बनाने में, कि आपको जो डीएनए है, अब समझ लीजिए बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन में प्लांट में एक बैसिलस थुरिंजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया है, वो इनकॉर्पोरेट किया गया प्लांट में, ताकि जब कोई दूसरा इंसेक्ट उस प्लांट को खाए तो वो मर जाए, या फिर यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट बने, ड्रॉट रेजिस्टेंस जीन्स हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एनर्जी एप्लीकेशंस भी काफ़ी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, बायोफ्यूल्स, बायो हाइड्रोजन, बायो इथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी के अंडर अगर हम लोग बात करें, जीन एडिटिंग की आइडिया आ चुकी है। जीन एडिटिंग में सबसे प्रोमिनेंट आइडिया है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर क्या है, सबसे पहले क्रिस्पर इज अ प्रोटीन, क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो क्रिस्पर कैस प्रोटीन या फिर Cas9 जो प्रोटीन है, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी, फास्टर, ईजियर, चीपर मेथोडोलॉजी बन चुकी है, जिससे जीन की एडिटिंग काफ़ी आसान हो चुकी है। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे सवाल आ सकते हैं मेंस में, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकते, थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल होगा। जीन एडिटिंग में आप क्रिस्पर का मेंशन भी कर सकते हो एज एन एग्जांपल कि कैसे वो वर्क करता है, या फिर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल आ गया तो कैसे वो वर्क करता है। तो आपको जानना है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो है वो एक बैक्टीरिया की नेचुरल प्रोसेस है। वो देखिए, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर भी वायरस अटैक कर सकता है। तो जब एक वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो बैक्टीरिया में जो Cas9 है वो वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। तो वो वायरस को इन्वेड करेगा, वायरस को अटैक करने की कोशिश करेगा। वायरस का जो डीएनए स्निपेट है वो उसको कट कर लेगा और उसको आइडेंटिफाई कर लेगा खत्म करने से पहले। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर अगर अगली बार वो वायरस अटैक करेगा तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ एक्शन ले, इस चीज के लिए CRISPR-9 या फिर Cas9 प्रोटीन इस्तेमाल करता है वो बैक्टीरिया। और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है फॉर मेनी अदर थिंग्स। जैसे वो बैक्टीरिया करता है कि अगर वायरस आएगा तो CRISPR-9 टेक्नोलॉजी जो रिमेंबरिंग टेक्निक है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिमेंबर करेगा और उस वायरस को अटैक कर देगा। उसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने सिमिलरली डेवलप किया है लैब में। क्या होता है, देखिए CRISPR-9 टेक्नोलॉजी में एक आरएनए सीक्वेंस हम लोग जोड़ देते हैं Cas9 एंजाइम के साथ, यानी कि Cas9 प्रोटीन के साथ एक आरएनए सीक्वेंस जो डीएनए को स्पेसिफिकली उसी जगह पे जाकर कट कर देगा। और उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अपना गाइड, जो एक गाइड आरएनए, सेम टेक्नोलॉजी जैसे हम लोगों ने कट किया है वैसे हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है। यानी कि वंस द डीएनए इज कट, सेल का ओन, यानी कि जो समझ लीजिए अगर डीएनए में प्रॉब्लम है
एक सेल के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, उस डीएनए सीक्वेंस को मैं कट कर दूंगा, या तो सेल अपने आप ही उसको रिपेयर कर लेगा, नॉर्मल डीएनए आ जाएगा, या फिर मैं उसके अंदर चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ यूजिंग Cas9। तो आप उदाहरण के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में CRISPR9, Cas9 या फिर CPF1 तरह के एंजाइम्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन जीन एडिटिंग, राइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जीन एडिटिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट दीज डेज, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं Cas9। प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लग रही है कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दीज काइंड ऑफ डायग्राम, जहाँ पे आप बता दीजिए CRISPR9 में क्या होता है, शॉर्ट में बता दीजिए कि आप एक Cas9 इस्तेमाल करोगे जो आप डीएनए को कट करेगा, उसके बाद आप लोग गाइड आरएनए इस्तेमाल करोगे जहाँ पे वो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी बता दोगे। अगर इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यूज डायग्राम्स, यूज पिक्टोग्राम्स, यूज सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम टू एक्सप्लेन थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह की जो एल्गोरिथम आप बना सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, स्टेप बाय स्टेप बॉक्सेस बनाइए, एल्गोरिथम बनाइए, ये भी काफ़ी हेल्प करता है, स्पेशली जब आप यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एंड में अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहे हो, या फिर अगर आपको लग रहा है आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, ऑल दो जनरल स्टडीज़ में कई सारे स्टूडेंट ये भी सवाल पूछते हैं कि सर पैराग्राफ फॉर्म में आंसर करें या फिर पॉइंट फॉर्म में आंसर करें। ये तो देखिए पर्सनल ओपिनियन की बात है। कई सारे लोग हैं, स्पेशली आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो शॉर्टकट्स या फिर स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, पॉइंट्स में लिख देते हैं, बट बोथ अप्रोचेस आर इक्वली फाइन, देयर इज़ नो इशू। बट अगेन मेरी तरफ से अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं कहूँगा कि जनरल स्टडीज़ में यू कैन राइट पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज में आपका एक फ़ायदा है कि आप अपने थॉट्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। पॉइंट वाइज अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो आप उसको याद भी कर पाओगे और इमीडिएटली लिख भी पाओगे जल्दी से इन लेस नंबर ऑफ वर्ड्स। लेकिन एक बेटर आपकी जो चीज़ होगी जहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी आपका छोटा सा पैराग्राफ, फिर उसके बाद बॉडी में आप पॉइंट्स वाइज दीजिए, फिर से कंक्लूजन आप एक पैराग्राफ में कर दीजिए। मिक्स एंड मैच कीजिएगा इन आंसर राइटिंग ताकि मोनोटोनी ना हो आंसर। स्पेशली अगर आपके पास इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यूज पॉइंट बुलेट पॉइंट्स, डायरेक्टली बुलेट पॉइंट यूज़ करके आप लिख दीजिए। बुलेट पॉइंट के अलावा आप डायग्राम्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर कोई प्रोसेस है, कोई चीज़ है, तो आप उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कीजिएगा। इट लुक्स वेल एंड इट लुक्स वेरी इनोवेटिव इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, राइट। सो इस तरह की आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो यूजिंग योर डायग्राम्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेम सेल रिसर्च के ऊपर। सवाल है स्टेम सेल रिसर्च से क्या हम लोग अलग अलग जो बीमारियां, कैंसर हो गया आपका, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो, अलग अलग बीमारियां हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसकी एलिमिनेशन या फिर उसके लिए हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं क्या? इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल रिसर्च किस तरह की चल रही है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है। देखिए रिसेंट टाइम्स में जो हम लोगों ने बताया CRISPR-Cas9 सिस्टम को, जहाँ पे इसको मॉलिकुलर सीजर भी कहा जाता है, जहाँ पे आप डीएनए को कट करोगे, दूसरा पार्ट वहाँ पे उसको अटैच कर दोगे, राइट। CRISPR-9 और Cas9 सिस्टम इज़ अ वेरी सिंपल लाइक अ सीजर। डीएनए को कट कीजिए, दोनों जोड़ दिए। ऑल्दो बोलने में काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी पैसा भी लगता है इसमें, ठीक है। अब Cas9 सिस्टम के डेवलप होने के बाद स्टेम सेल रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेम सेल्स भी क्रिएट कर रहे हैं। अब स्टेम सेल होते क्या हैं? स्टेम सेल आपको ध्यान रखना है, दे आर प्लूरीपोटेंट सेल्स। थोड़ी देर में पता चले आपको प्लूरीपोटेंट क्या है, क्योंकि CRISPR-9 टेक्नोलॉजी काफ़ी चीप टेक्नोलॉजी, काफ़ी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप डीएनए को स्पेसिफिकली कट करोगे, स्पेसिफिकली चीज़ों को वहाँ पे अटैच कर सकते हो, जिसकी वजह से स्टेम सेल रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बन चुकी है। अब इंडिया में इसके रेगुलेशन के लिए देखिए, स्टेम सेल को एक ड्रग या फिर ड्रग डेराइवेटिव ही माना जाता है। स्टेम सेल इज रेगुलेटेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो भी इंटरवेंशनल न्यू ड्रग माना जाता है उसी को स्टेम सेल रिसर्च या फिर स्टेम सेल ड्रग भी माना जाता है। ऑल्दो स्टेम सेल बेस्ड ट्रीटमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, कुछ हॉस्पिटल में आपको मिलेगी, दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल मिलेंगे आपको, पुणे में कई जगह पे आपको है अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल है, बट द ट्रीटमेंट राइट नाउ इज एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। अब क्यों ये इतना हाइप बन चुका है, क्यों इसके प्रति इतना हाइप बन चुका है, स्टेम सेल्स क्यों इतने ज़्यादा फेमस बन चुके हैं? आपको जानना है स्टेम सेल का मतलब क्या है। तो स्टेम सेल को समझने के लिए
लेट्स गो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, जब रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म फ्रॉम मेल, एग फ्रॉम फीमेल, दे मीट, और आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। उसके बाद धीरे धीरे जो 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 बेबी है उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट में यू विल फाइंड प्रेडोमिनेंटली स्टेम सेल्स, क्योंकि देखिए केवल दो सेल है, स्पर्म सेल एंड एग सेल, दोनों मिलकर एक जाइगोट बन चुके, एम्ब्रियो बन चुके। अब उस एम्ब्रियो में स्पेशलाइजेशन कैसे हो रही है, किस तरह के सेल आ रहे हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दीज स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल्स कुछ स्पेशल तरह के सेल्स है जो कुछ भी बन सकते हैं, यानी कि जो ब्लड सेल भी बन सकते हैं, आरबीसी भी बन सकते हैं, नर्व सेल भी बन सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, आपको टिश्यू सेल्स बन सकते हैं, हार्ट बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेम सेल इटसेल्फ। तो इमेजिन कीजिएगा कि अगर मैं लैबोरेटरी में एक स्टेम सेल बना दूं और कल को मुझे खरोच हो गई, यहाँ पे खरोच हो गई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फ्यूचर में स्टेम सेल का जेल मिलेगा, मैं स्टेम सेल जेल लगा दूंगा तो इमीडिएटली आपका जो घाव है वो हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेम सेल है वो आपका स्किन सेल बन गया, इट बिकेम योर एपिथेलियल सेल्स, द बिलो सेल्स ऑल्सो, वट एवर लेयर्स यू फाइंड अंडर स्किन, तो सारी चीज़ें बन गई और आप हील हो गए। इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, वही है स्टेम सेल। अब इनफैक्ट हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते। स्टेम सेल्स आपको सबसे बेस्ट स्टेम सेल्स मिलते हैं एम्ब्रियो में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर वेरी वेरी पोटेंट। ऑल्दो आपको एडल्ट स्टेम सेल्स भी मिलेंगे, आजकल एडल्ट स्टेम सेल के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो स्पेशली 3 to 5 days ओल्ड एम्ब्रियो, मैंने आपको बताया स्पर्म एग फर्टिलाइज हुआ, एम्ब्रियो बन गया, तो शुरुआती दौर में जो ब्लास्टोसिस बनता है, 150 के आसपास सेल जो होते हैं, वो सेल्स सबसे एक्टिव और सबसे प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब, पोटेंट मतलब इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, प्लूरीपोटेंट मतलब अलग अलग तरह, देयर इज प्लूरल पोटेंसी, इट कैन बिकम वॉट एवर सेल इट वॉन्ट्स। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इसके अलावा आपको पेरीनेटल स्टेम सेल भी मिलते हैं। नॉर्मली देखिए, अगर मुझे स्टेम सेल क्रिएट करना है तो आर्टिफिशियली एडल्ट जो मेरा सोमैटिक सेल होगा उससे भी मैं स्टेम सेल बना सकता हूँ, वैसी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन एम्ब्रियो से अगर आप स्टेम सेल निकालोगे, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंसी। या फिर अगर समझ लीजिए मुझे एम्ब्रियो नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइजेशन कर दी तो कई सारे जो प्रो लाइफ एक्टिविस्ट आपको कहेंगे कि एम्ब्रियो ऑल्सो इज ऑल्सो लाइफ, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो आप पेरीनेटल स्टेम सेल ले सकते हो जो अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको मिलते हैं। और कई लोग जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व भी कर रखा है। अगर आप फ्रीज कर दोगे, प्रिजर्व कर रखा है, क्रायो प्रिजर्वर्स में को रखा है इन लोगों ने। अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये स्टेम सेल मिल गया तब तो काफ़ी अच्छी बात है, राइट? लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे एक एम्ब्रियो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि डोनर्स चाहिए। प्रॉब्लम है, अगर जब मैं पैदा हो रहा था, समझ लीजिए पैदा होते समय ही पेरेंट्स ने साइन कर दिया कि भाई ये जो बच्चा है, जब मैं पैदा हो रहा तो मेरे पेरेंट्स ने अगर रख दिया कि भाई इसके स्टेम सेल आप सेव करके रखिएगा, विच कैन बी फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड और इन अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर इसको सेव करके रखा है तो उसको रेप्लिकेट करके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उस समय पे उतना डेवलपमेंट था नहीं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे रिच लोगों ने कर दिया। लेकिन रिसर्च में दिस इज क्वाइट ईजी, डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, बट देर आर एथिकल प्रॉब्लम्स, हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर मैंने अपने सेल से, जो सोमैटिक सेल है उसके अंदर भी, क्योंकि CRISPR-9 टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, उससे भी हम लोगों ने इंड्यूस्ड, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, IPSCs, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी भी हम लोगों ने यहाँ पे ला दी है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग चल रही है। अगर कैंसर सेल है तो आप स्टेम सेल थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ लीजिए ब्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, ब्रेन हैमरेज या फिर ब्लड क्लॉट है, कोई मसल टेयर है, एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ इसके साथ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया, खरोच लगी है, स्टेम सेल लगा दीजिए, स्किन सेल बन जाएगा, इमीडिएटली हीलिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम हियर आर मैनीफोल्ड। सबसे पहले, अडल्ट स्टेम सेल्स उतने ज़्यादा पोटेंट नहीं होते, ऑल्दो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मैंने आपको बताया कि अडल्ट सोमैटिक सेल में भी इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी लाई गई है, लेकिन दे आर नॉट वेरी ड्यूरेबल। इनफैक्ट अगर आप अडल्ट सेल को लेंगे
उसके साथ छेड़खानी करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, उसके अंदर आप प्लूरीपोटेंसी को ऐड करोगे या फिर प्लूरीपोटेंसी इंड्यूस करोगे, वापस आप रीइनकॉर्पोरेशन करोगे, देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ जीन म्यूटेशन, देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ रिजेक्शन, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए अभी भी जो स्टेम सेल रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक सेल्स। अब अगर मुझे एम्ब्रियो बनाना है, इसका मतलब है कि स्पर्म और एग मैं यूनाइट कर रहा हूँ, एक एम्ब्रियो क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि एक जान क्रिएट हो रही है। अब यहीं पे सवाल उठ जाता है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम। सबसे बड़ा है एथिकल इशू, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। आई होप कि आपको स्टेम सेल रिसर्च और स्टेम सेल रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, राइट। अगर इसके ऊपर सवाल आ जाएगा तो आप अगेन फिर से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दीजिएगा या फिर एल्गोरिथम बेस्ड चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ चलती है। स्टेम सेल रिसर्च से ही एक जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंजीनियरिंग। अब देखिए, डीएनए सबसे पहले न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी न्यूक्लियस मिलता है। यू ऑल्सो फाइंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब कई बार ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस आर देयर, दीज आर जेनेटिक डिसीजेस व्हिच मेनली कम फ्रॉम द मदर साइड, दे आर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स फ्रॉम द मदर साइड। ये कहा जाता है कि 5000 इंडिविजुअल्स में 1 in 5000 इंडिविजुअल्स, 5000 में से एक इंडिविजुअल में जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज आता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज अगर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि आपके सेल के पावर हाउस में ही प्रॉब्लम है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी वीकनेस की, मसल की प्रॉब्लम हो जाएगी, अलग अलग जैसे यू कैन गो थ्रू ऑप्थेल्मोलॉजिया, या फिर आपको प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो जाएगी, या फिर आपको डेफनेस, मस्कुलर एट्रोफी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, क्योंकि आपके सेल में ही, आपके पावर हाउस में ही प्रॉब्लम है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम द मदर साइड। अगर आपको आ गया, अगर ऑफस्प्रिंग को आ गया, तो इट्स अ प्रॉब्लम। अब इसकी रेजोल्यूशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स के लिए एक और ट्रीटमेंट आ चुका है, इट इज कॉल्ड एज 3 parent बेबी, अ सोल्यूशन टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है इन यूके, जहाँ पे 3 parent बेबी बना रहा है। 3 parent कैसे, एक है फादर, जहाँ पे फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज गुड, मदर है, मदर साइड से ही प्रॉब्लम होती है, मदर साइड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए, एक डोनर लाएंगे और इस डोनर का केवल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकॉर्पोरेट करेंगे इन द अल्टीमेट ऑफस्प्रिंग। ऑलराइट, यानी कि सबसे पहले तो आप मदर और फादर, देखिए फादर वुड बी द सेम, फादर इज द डोनर ऑफ द स्पर्म, दैट इज डोनर ऑफ 1 प्रोन्यूक्लियाई। मदर की तरफ से न्यूक्लियस तो सेम रहेगा, लेकिन इसका केवल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हटा दिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वुड बी यूज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मदर, बाकी वुड बी सेम, राइट। दैट मीन्स द न्यूक्लियस वुड बी सेम, द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द डोनर इज यूज, ताकि आपका जो डिसऑर्डर हट जाए। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन सवाल किस तरह के बनेंगे? सवाल आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा जाता है, व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स, व्हाट आर द इश्यूज विथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिसर्च, कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। व्हाट आर द इश्यूज विथ स्टेम सेल रिसर्च, या फिर पोटेंशियल क्या है इन सारे ट्रीटमेंट मेथड्स का, और इनके प्रति क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है। अगर हम लोग देखें इन जनरल जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, स्टेम सेल रिसर्च की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, तो इसके साथ कई सारे इश्यूज आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर मेनी इश्यूज। सबसे पहला इशू, अगेन आई एम हियर स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा इशू है टेक्नोलॉजिकल इशू। टेक्नोलॉजिकल इशू क्या है कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। These technologies are quite extensive in USA and UK, but दूसरा है फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब यहाँ पे आ भी गए, मैंने आपको बताया स्टेम सेल ट्रीटमेंट इज नाउ अवेलेबल इन सम बिग हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ दोज ट्रीटमेंट इज वेरी हाई, फिर से इनइक्वालिटी का इशू आ जाएगा। इसके अलावा देयर आर मेनी लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंजेस किस लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेम सेल is considered as a drug under the Drug and Cosmetic Act 1940, तो रेगुलेशन इज अ प्रॉब्लम, तो लीगल क्लैरिटी इज मिसिंग हियर। सबसे बड़ा जो इशू है वो है एथिकल चैलेंज। एथिकल चैलेंज कैसे? जीन एडिटिंग इटसेल्फ, इज इट एथिकल, इज इट मॉरल? देखिए, जिस तरह से इंसान को बनाया गया था, वहां पे उसके जीन के साथ छेड़खानी चल रही है, तो क्या ये एथिकल है? इसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं।
कई सारे लोग हैं जो इसको अपोज ही करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टेम सेल में क्या हो रहा है, आप एम्ब्रियो बना रहे हो, तो कई लोग हैं क्या एम्ब्रियो जैसे ही बना लाइफ की शुरुआत हुई, अगर हुई तो आप इस एम्ब्रियो को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो। ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, एथिकल इश्यूज। इसके अलावा हम लोग कहाँ स्टॉप होंगे, आज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग वेयर विल बी स्टॉप, टुडे इट इज 3 पेरेंट बेबी, टुमारो विल इट बी अ मल्टी पेरेंट बेबी, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इजंट इट, कि 3 पेरेंट बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को आपने रिजॉल्व करने के लिए एक डोनर को लिया। अब कल को आपको लगा कि भाई मुझे डिज़ाइनर बेबी बनाना है, मुझे एक ऐसा बेबी बनाना है जहाँ पे जिसके बाल ब्लॉन्ड हो, आंखें नीली हो, स्किन बहुत ही गोरी हो, राइट, स्टर्डी हो, बिल्ड हो, इस तरह के जीन्स चाहिए, तो अलग अलग लोगों से आप जीन्स लेकर क्या बेबी बनाओगे? दिस इज एक्चुअली प्लेइंग गॉड। अगर आपने ये कर दिया, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 पेरेंट बेबी हो गया, फिर मल्टी पेरेंट बेबी आप बात करो, तो चाइल्ड की आइडेंटिटी क्या रहेगी? व्हाट वुड बी द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड? देयर वुड बी एन इशू ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर द चाइल्ड। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरह के सवाल, स्पेशली एथिकल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन कुछ सालों पहले ऑलरेडी स्टेम सेल रिसर्च के ऊपर सवाल आ चुका है और ये चर्चा के विषय रहते ही हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन दीज थिंग्स। कुछ सालों पहले द नोबेल प्राइज वाज आल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस इटसेल्फ, द स्टेम सेल रिसर्च फॉर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी। मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट स्टेम सेल क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसको आप एम्ब्रियो से डिराइव कर सकते हो, अगर आपने इसको सेव कर रखा है फ्रॉम दी अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्रॉम दी एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो नया बनाओगे और उसे टेस्टिंग करोगे, एथिकल इशू आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर आप स्टेम सेल, नॉर्मल आपका सोमैटिक सेल लोगे, उसके अंदर आप अगर प्लूरिपोटेंसी इंड्यूस करोगे, ये कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप इंड्यूस करोगे तो उसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए अभी भी एम्ब्रियो बेस्ड स्टेम सेल रिसर्च इज वेरी वेरी प्रॉमिनेंट, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू with all these genetic engineering problems or genetic engineering experiments. It's like human is playing God. ये एक बहुत बड़ा ethical issue जरूर है, अभी भी इसके ऊपर कई सारी debates discussion चलती रहती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा the most important type of question that you can expect is on the genetically modified crops. Genetically modified crops, मैं कहूँगा ये टॉपिक यूपीएससी में कई बार आ चुका है, स्पेशली फ्रॉम 2000 to 2010, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था ये, राइट। कई बार हम लोग इसको अभी भी खबरों में देखते हैं, क्योंकि जीएम मस्टर्ड के बारे में स्पेशली पिछले 2-3 सालों से काफ़ी चर्चा में रह चुका है। जीएम मस्टर्ड जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसको इंट्रोड्यूस करें या ना करें, इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग करते क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग एक स्पेसिफिक डीएनए, किसी भी जीनोम का होगा, किसी भी स्पीशीज़ का होगा, उसका स्पेसिफिक ट्रेट हम लोग कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई चीज़ हटाएंगे, यानी कि जीन्स के साथ छेड़खानी करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्रॉप है, उस क्रॉप को हम लोग रेजिस्टेंट बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स, स्पेशली रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हुई प्रॉब्लम, बहुत कम बारिश हुई प्रॉब्लम, यानी कि फ्लड एंड ड्रॉट बोथ आर इशूज इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है मतलब गर्मी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज, बहुत ज़्यादा पेस्ट इन्फेस्टेशन भी मिलती है। तो इन सब चीज़ों से अगर मुझे रेजिस्टेंट करवाना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन हेल्प। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब क्या होता है? वो ऐसा क्रॉप है जहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफिशियल जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक उसको ट्रेट मिल जाता है। यानी कि अगर कुछ इस तरह का क्रॉप है जहाँ पे जिसकी यील्ड ज़्यादा है, जो काफ़ी टॉलरेंट है, टॉलरेंट टू हीट, टॉलरेंट टू हर्बिसाइड्स, टॉलरेंट टू रेजिस्टेंस। अब देखिए, कुछ इस तरह का जीन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है कि हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट है। अब देखिए, आपने देखा होगा क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसके बीच में बहुत सारी घास भी उगी है, तो घास खत्म करने के लिए मैंने एक हर्बिसाइड मारा है, मैंने एक पर्टिकुलर केमिकल मारा है, तो वो केमिकल प्लांट के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। तो मैं कुछ इस तरह का जीन इनकॉर्पोरेट कर दूंगा जिससे कि वो हर्बिसाइड से इम्यून हो जाएगा, या फिर मैं कुछ इस तरह का जीन उसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जीएम क्रॉप्स ऑलरेडी इस तरह के आ चुके हैं। तो जीएम क्रॉप मतलब क्या है? एक ऐसा क्रॉप जहाँ पे आर्टिफिशियली कोई जीन बदला गया है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है। अब इंडिया में सबसे फेमस जो
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया था पहले, वो है बीटी कॉटन, और अभी तक कमर्शियली वो एक ही क्रॉप है। ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप विच इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन। 2002 में मैंने आपको बताया 20 साल पहले इसको अप्रूवल मिली थी। 2006 में मोन्सांटो एक कंपनी है, मोन्सांटो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और अभी इंडिया में बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा है, मतलब बीटी कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगता है, राइट। बीटी कॉटन इज नाउ वेरी कॉमन। अब पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में अलग अलग क्रॉप्स को अनुमति मिल चुकी है। देखिए इंडिया में हम लोग बात करें तो कॉटन, बीटी कॉटन हैज़ बीन वेरी प्रोमिनेंट, लेकिन दूसरे देश अगर हम लोग बात करें जैसे यूएस हो गया, मेज, सोयाबीन, कॉटन, कैनोला, शुगर बीट। कनाडा में भी मेज, सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा, इसका यील्ड ज़्यादा आता है, जो रेजिस्टेंट है, कुछ इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की गई। लेकिन इंडिया में अभी तक कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कॉटन के अलावा अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, स्पेशली जो बीटी क्रॉप है, बीटी कॉटन, ये कैसे बनाया गया। बीटी में बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, बीटी टॉक्सिन करके। अभी जो बीटी टॉक्सिन है, नॉर्मली बीटी टॉक्सिन अगर कोई कीड़ा है जो जैसे कि बडवर्म हो, आर्मी वर्म हो, बीटल हो, अगर वो कीड़ा इसको खा ले तो टॉक्सिन नॉर्मली जब आउटसाइड होता है वो टॉक्सिन नहीं होता, लेकिन जैसे ही इस बडवर्म की गट में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है और उस पर्टिकुलर कीड़े को खत्म कर देता है। अब ये जो जीन है, इस जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया, इस जीन को स्पेसिफिकली हटाया गया, इस जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया अलग अलग प्लांट, जैसे कि बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में ये जो बैक्टीरियम का जीन था, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इसका मतलब क्या होगा, जब कीड़ा बीटी कॉटन के पत्ते को खाएगा तो उसको कुछ लगेगा नहीं, मतलब पत्ते को तो खा लेगा, बट जैसे ही पत्ता उसके पेट में चला, उसके गट में चला जाएगा, तो बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा और कीड़ा मर जाएगा। यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस आपको आ चुका है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ होती है जहाँ पे आप बाहर से, यानी कि उसी प्लांट की जीन को भी आप एनहांस कर सकते हो, या फिर किसी बाहर वाली जीन को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, परफॉर्मेंस यील्ड बढ़ाएगा, यानी कि यील्ड बढ़ने वाले जीन्स, या फिर आपको ड्रॉट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, या फिर जो भी है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है। अब यही है क्रॉप जो इंडिया में अप्रूव किया गया। अब हम लोग बात करें कौन से आए हैं। बीटी कॉटन, इट इज़ ऑलरेडी इन ऑपरेशन, 10.8 मिलियन हेक्टेयर्स पे ऑलरेडी इसको कल्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा बीटी ब्रिंजल को 2007 में जीईएसी, हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में जीईएसी के बारे में, इसको रेकमेंड किया था। इस बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया था महाको और धारवाड़ यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इसकी अप्रूवल को अभी खारिज कर दिया गया। 2021 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद इसको स्टॉप किया गया। इसके अलावा जीएम मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड, जिसको DMH11 भी कहा था, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। अभी भी ये रिव्यू में है, तो आने वाले सालों में कभी ना कभी ये आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सवाल ज़रूर बन सकते हैं। अब सवाल किस तरह के बन सकते हैं, सवाल ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड व्हाट इज़ द इशू विद दिस। इशू क्या है, क्या हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाने चाहिए हमारे देश में, लाने चाहिए तो क्यों लाने चाहिए, अगर नहीं लाने चाहिए तो क्यों नहीं लाने चाहिए, आपका क्या स्टैंड है इस चीज़ पे। तो इसलिए आपको दोनों पहलू समझने पड़ेंगे। जीएम क्रॉप्स के प्रति एक डिबेट है, बहुत बड़ा डिबेट है। अब जीएम क्रॉप्स कैसे मदद कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यार काफ़ी मदद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फूड सिक्योरिटी वो लोग ला सकते हैं, स्पेशली अगर फूड क्रॉप्स हो। अगर देखिए कुछ जो प्रोपोनेंट्स है इसके, वो कहते हैं ह्यूमन फूड प्रोडक्ट्स नहीं, जैसे बीटी कॉटन है, कॉटन हम लोग कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं, तो इसलिए उसको अप्रूवल आसानी से मिल गई थी। लेकिन जैसे ही आप बीटी ब्रिंजल की बात करें, आप इसको कंज्यूम करते हो, बीटी मस्टर्ड की बात कीजिए या फिर जीएम मस्टर्ड की बात कीजिए, कंज्यूम करते हो, तो इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिले। दूसरे कंट्रीज़ में मिली है, जैसे कि मेज़, सोयाबीन, कैनोला, इन सारी चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज एनिमल फीड, क्योंकि मोस्टली देखिए मेज़ एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे अप्रूवल मिली हुई। इंडिया में अभी तक अप्रूवल नहीं मिले, लेकिन फूड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम लोग सोचे तो अगर कर दे तो अच्छा रहेगा, राइट, वन ऑफ द पॉइंटर्स। इसके अलावा बीटी कॉटन को हम लोगों ने देखा है कि इट हैज़ बीन रादर सक्सेस। बीटी कॉटन की सक्सेस देखिए, अभी तक ज़्यादा एडवर्स इश्यूज नहीं आई है, ऑल्दो कई लोग इसको भी हाईलाइट करते हैं, बट बीटी कॉटन की सक्सेस एक पॉइंटर हम लोग बता सकते हैं। इसके अलावा
हाइयर यील्ड आ सकती है। अगर फार्मर्स इसको यूज़ करें तो ज़्यादा यील्ड आएगी, ज़्यादा इनकम आएगी उनकी। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वुड बी रेजिस्टेंट। अगर हम लोग कुछ इस तरह के जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट बने, ज़्यादा पानी आए तब भी कुछ ना हो, कम पानी हो तब भी कुछ ना हो, यानी कि रेंज ऑफ देयर सर्वाइवल वुड इंक्रीज। तो इससे किसानों को भी काफ़ी मदद मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा वो जैसे कि मैंने आपको वेदर फ्लक्चुएशन, वेदर एक्सट्रीम्स को वो विथस्टैंड करे, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स को या फिर हर्बिसाइड्स को वो लोग, वो जो प्लांट है वो रेजिस्ट करे, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। या फिर हम लोग अपना इंपोर्ट बिल रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जीएम मस्टर्ड अगर हम लोगों ने कह दिया, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल सीड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाएं तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट बिल भी कम कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे पॉइंटर्स आप बता सकते हो, लेकिन इसके एडवर्स पॉइंटर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? सबसे पहली चीज़, अभी तक मुझे पता नहीं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नोबडी नोज। देखिए कॉटन कंज्यूम नहीं किया तो मुझे कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर कोई एडिबल क्रॉप आया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इट कैन बी प्रोबेबल कार्सिनोजन, इट कैन हैव इरिवर्सिबल इफेक्ट्स। यानी कि अगर समझ लीजिए वो खुद ही इन्वेजिव स्पीशीज बन गया, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म बन गया, एनवायरनमेंट को अगर हार्म कर रहा है, मैं उसको रिवर्स ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हो, ये खतरा है। देर इज ऑलवेज अ डेंजर विद इट। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इम्पैक्ट क्या होगा सॉइल के ऊपर नहीं पता, पानी के ऊपर नहीं पता, ग्राउंड वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, फूड चेन के ऊपर क्या होगा इम्पैक्ट, ये नहीं पता। और इसको स्टडी करना ज़रूरी होगा, 1 साल 2 साल नहीं, लंबे अवधि के लिए स्टडी करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही अगर सेफ है तब अप्रूवल दिया जा सकता है। इसके अलावा समझ लीजिए अनुमति दी गई। अब मैंने आपको बताया मोन्सांटो का केस हम लोगों ने देखा है। मोन्सांटो ने उसको पेटेंट करवा लिया, कहा कि भैया बीटी कॉटन का आप हमसे ही खरीद सकते हो, और कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है उसमें कि जो नए बीज आएंगे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इट विल नॉट ग्रो, राइट। सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी ब्रॉट। तो अगर लाएंगे तो किसान वुड बी ससेप्टेबल। ऑलरेडी देखिए किसानों के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स है, डेट रिडन है, बहुत सारा डेट है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इन सब चीज़ों में अगर फिर से एमएनसी से ही खरीदने पड़ेंगे मुझे सीड्स, तो काफ़ी कॉस्टली सीड मिलेंगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। इसके अलावा रेगुलेशन इंडिया में थोड़ी सी लैक्स चलती है। रेगुलेटरी मेजर्स के ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो रेगुलेशन जो है और मॉनिटरिंग जो है वो उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस तरह परमिशन दी गई, कितने एरिया में टेस्टिंग हुई, क्या इसको कंज्यूम किया गया, कोई सैंपल ग्रुप था क्या, ये सारी चीज़ें इंडिया में उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से नहीं होती। तो पारदर्शिता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी मेजर्स। इसीलिए इसके खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चलता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा विवादित चीज़ भी है। तो आप इसके ऊपर स्टैंड ले सकते हो, वट एवर स्टैंड यू टू टेक इन योर कंक्लूजन, यू कैन से that we can explore more non-edible genetically modified crops perhaps, right? One of the ideas, ताकि इस सेक्टर को भी पुश मिले और आगे चल के आफ्टर एक्सटेंसिव टेस्टिंग ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, उसके बाद हम लोग अप्रूवल दे सकते हैं। अब रही बात अप्रूवल की, अप्रूवल किसके हाथ में है? बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में सबसे बड़ा जो अप्रूवल अथॉरिटी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC। GEAC एक स्टैट्यूटरी कमिटी है विच हैज बीन सेट अप अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर ये बना हुआ है। MOEFCC के अंडर आता है और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हो गए, उन्हें इंडिया में लाएं या ना लाएं, इसकी अनुमति GEAC से ही आती है। और मैंने आपको बताया कि कई बार अप्रूवल जो आती है, अप्रूवल नॉन ट्रांसपेरेंट मेजर्स से आ चुकी है, किस डेटा पे आई है, डेटा रिलीज नहीं किया गया, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए हैं इंडिया में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द इंस्टीट्यूशन विच गिव्स द अप्रूवल। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, GEAC के अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कई सारी ट्रीटीज है जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जैसे कि कार्टाहेना प्रोटोकॉल है, राइट। कार्टाहेना प्रोटोकॉल, दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई कन्वेंशन है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज आइडियाज इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है फ्रॉम दोज कन्वेंशन, फ्रॉम दोज प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, ये भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर एक सवाल आ जाए, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया कैसे रेगुलेट किया जाता है, किस एक्ट से या फिर क्या लीगल फ्रेमवर्क है, आपको ध्यान देना है।
द फर्स्ट एक्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी के तहत GEAC को सेटअप किया गया है। GEAC स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा रूल्स बने हुए हैं, रूल्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड और ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, 1989 के रूल्स है। GEAC मैंने आपको बताया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया 2002 का। प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003 का है, इसके तहत भी। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो बाउंड बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज विच आर कनेक्टेड विद बायोडाइवर्सिटी। ये ध्यान रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी जुड़ी हुई रेगुलेशन इंडिया में कैसी होती है, रेगुलेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि कई बार देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ डेटा, लेस सैम्पल स्पेस, approvals given on लेस ट्रायल्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिसके प्रति अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर क्रॉप्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाए इंडिया, राइट। इसके अलावा डिस्कशन हम लोग एंड करने वाले हैं कुछ प्रोबेबल एरियाज़ की बात करके, राइट। प्रोबेबल एरियाज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सालों से उसके ऊपर चर्चा चल रही है, सवाल बन सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ऑल्दो डायरेक्ट सवाल ना आए, लेकिन कई बार स्टेट PSCs में या फिर दूसरे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग या फिर DNA प्रोफाइलिंग, इसके प्रति एक बिल है जो कई सालों से पेंडिंग है। जब भी पास होगा इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, बट नॉनदलेस सिंस इट इज़ अनप्रडिक्टेबल PSC, एक बार PRS की वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा और इस बिल को ज़रूर देख लीजिएगा। DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल अभी तक कंप्लीटली पास नहीं हुआ है। इसके अलावा जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ऑल्दो आई वुडंट एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन बट स्टिल जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पिछले एक साल में करंट अफेयर्स का भाग बना हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ बताई, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से या फिर दूसरे स्पीशीज से आपके अंदर कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करना। और ये मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा कि पिग का हार्ट, राइट, सुअर का जो दिल था, हार्ट था, उसको एक ह्यूमन में इनकॉर्पोरेट किया गया एंड द ह्यूमन सर्वाइव फॉर सम डेज, राइट। तो इसके ऊपर टेस्टिंग अभी भी चल रही है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। और इसके अलावा जेनोम सीक्वेंसिंग या फिर जेनोम प्रोजेक्ट के बारे में तो कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आई वुडंट एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन बट अगेन जस्ट गो थ्रू इट। जेनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, जेनोम सीक्वेंसिंग के साथ जुड़े हुए क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इंडिया में, क्योंकि बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। और मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपके लिए रहेगी फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, विजिट दी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वेबसाइट फॉर श्योर। इनफैक्ट चलिए चलते हैं वहाँ पे डायरेक्टली और कुछ चीज़ें देखते हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिपार्टमेंट के बारे में, इनके फंडिंग मैकेनिज्म के बारे में, इनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यू विल गेट सो मेनी आइडियाज़, जहाँ पे इंसाकॉग के बारे में, IBKP के बारे में, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको की स्टैटिस्टिक्स ज़रूर मिल जाएंगी कि एक सवाल था बायोटेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। तो बायोटेक सर्विसेज, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, कितने पब्लिकेशन हुए, कितने पेटेंट फाइल हुए हैं, कितनी टेक्नोलॉजी जनरेट हुई, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जस्ट गो टू साइंस कम्युनिकेशन एंड आउटरीच। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आउटरीच के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे इनकी पब्लिकेशन मिलेगी। अगर पब्लिकेशन नहीं भी पढ़नी है मत पढ़िएगा, देयर इज नो नीड ऑल्सो आई वुड से, बट थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा इनिशिएटिव्स क्या है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2010 टू 2021, इसको आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। या फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन साइंटिफिक जर्नी, इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, ये कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं, राइट। इसके अलावा बायरैक के बारे में मैंने आपको बताया। मिलन एक आइडिया है यहाँ पे, मिलन के बारे में आप लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल। इसके अलावा नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2021-2025, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या स्ट्रैटेजी किस तरह से एवॉल्व हो रही है। उदाहरण के तौर पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फार्मर से सुंदरबन, ये कैसे किया गया, थोड़ा सा बस एक आइडिया रहेगा, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बायोटेक किसान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बायोटेक किसान, जहाँ पे सरकार कनेक्ट करती है बायोटेक्नोलॉजी विथ दी फार्मर्स, राइट। यू कैन गेट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑल्सो, व्हाट हैव बीन द 6 years ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स, इस तरह की चीज़ें भी आपको मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। डॉक्यूमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं से आप थोड़े से एग्जाम्पल नोट कर सकते हो सो दैट यू ऐड देम इन योर आंसर्स फॉर वैल्यू एडिशन।
just go through the website once to get more idea, right? Right, with that note, आज का डिस्कशन हम लोग एंड करते हैं. So this was about बायोटेक्नोलॉजी. अगले डिस्कशन में हम लोग एक और जॉनरा के बारे में बात करेंगे और अगेन विल डिस्कस न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. Thank you very much for watching this. Stay safe and stick to your schedule. All the very best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.